हेलो हाँ एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग। बेसिकली कैपिटल बजटिंग इन्वॉल्व करता है एलोकेशन ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज, कैपिटल और मैनेजमेंट स्किल्स होते हैं। और ये बहुत ही एफिशिएंट यूज़ के लिए हम इन स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें जो रिटर्न्स मिले वो बहुत ही ज़्यादा मिले। सो मैक्सिमाइजिंग द रिटर्न्स टू इन्वेस्टर, जिसने भी इन्वेस्ट किया है उन सारे लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स दें। In multinational capital budgeting, we go a step further to analyze projects that are located beyond national boundaries to identify those that utilize our limited resources most efficiently. तो इन मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग में हम कुछ स्टेप्स अहेड रहते हैं। हम प्रोजेक्ट को एनालाइज करते हैं, वो जो भी लोकेशंस में है उनके नेशनल बाउंड्रीज को हम आइडेंटिफाई करते हैं और उनके जो लिमिटेड रिसोर्सेस है उनको बहुत ही एफिशिएंटली यूटिलाइज करते हैं। कैपिटल बजटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू कंपेयर कैपिटल बजटिंग एनालिसिस ऑफ एन एमएनसी सब्सिडरी विद दैट ऑफ इट्स पेरेंट्स। तो हमें कंपेयर करना है कैपिटल बजटिंग एनालिसिस ताकि मल्टीनेशनल कंपनीज की जो सब्सिडरीज है उनके और उनके पेरेंट्स के जो कैपिटल बजटिंग है वो हमें कंपेयर करना है, एनालाइज करना है, डेमोन्स्ट्रेट करना है कि ये मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग जो है कैसे अप्लाइड होता है, कैसे डिटरमाइन करते हैं और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स को हम कैसे इम्प्लीमेंट करें और किस तरीके से इम्प्लीमेंट करें। और अगला ऑब्जेक्टिव है एक्सप्लेन द रिस्क ऑफ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स विच कैन बी असेस्ड। तो हमें ये एक्सप्लेन करना है कि कैसे ये रिस्क जो है इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स का हम असेस कर सकते हैं, इवेलुएट कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं। अब यहाँ पे दो कंसेप्ट है, subsidiary versus parent perspective. So, should the capital budgeting for a multinational project be conducted from the viewpoint of the subsidiary that will administer the project और the parent that will provide most of the financing? तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो प्रोजेक्ट आप करोगे कैपिटल बजटिंग से, जो नेशनल प्रोजेक्ट आप कंडक्ट करोगे, क्या वो सब्सिडरी कंपनी या फिर सब्सिडरी के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू ये प्रोजेक्ट को फुलफिल करना चाहिए, या फिर जो आपको फाइनेंस दे रहा है पेरेंट कंपनी, उस कंपनी के गाइडेंस के साथ आपको चलना है? ये क्वेश्चन है। अब द रिजल्ट में वेरी विद द पर्सपेक्टिव टेकन बिकॉज द नेट आफ्टर टैक्स कैश इनफ्लो टू द पेरेंट कैन डिफर सब्सटेंशियली फ्रॉम दोज टू द सब्सिडी। तो ये रिजल्ट जो है वेरी करेगा, जो डिसीजन है चाहे वो सब्सिडरी ले या पेरेंट ले, अल्टीमेटली क्या होता है, नेट आफ्टर टैक्स या फिर नेट कैश जो है, नेट कैश इनफ्लो पेरेंट कंपनी के पास जाएगा और वो डिफर करता है सब्सटेंशियली फॉर दोज टू द सब्सिडरीज से वो डिफर करता है। अब नेट कैश फ्लो कैसे डिफर करता है, किस रीजन से डिफर करता है? एक तो टैक्स डिफरेंशियल्स, व्हाट इज द टैक्स रेट ऑन रेमिटेड फंड, जो भी रेमिटेड फंड्स है उसमें टैक्स रेट्स क्या है, ठीक है। फिर रेगुलेशंस जो रिस्ट्रिक्ट करता है रेमिटेंसेस को। देन एक्सेसिव रेमिटेंसेस क्या है, अगर पेरेंट में चार्ज इट सब्सिडरी हाई एडमिनिस्ट्रेटिव फीस, अगर हाई एडमिनिस्ट्रेटिव फीस पेरेंट कंपनी सब्सिडरी कंपनी को चार्ज करता है तो वो क्या है, ठीक है। और एक्सचेंज रेट मूवमेंट क्या होगा। तो इन सारी चीज़ों की वजह से आपका जो नेट कैश फ्लो है वो डिफर कर सकता है। अब सब्सिडरी कंपनी को जो रेमिटिंग मिलती है जिसकी वजह से अर्निंग्स जो होते हैं वो पेरेंट कंपनी को होते हैं। तो देखिए, कैश फ्लो जनरेटेड बाय सब्सिडरीज, जहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स पेड टू होस्ट गवर्नमेंट, जिस कंट्री में आप काम कर रहे हो उस कंट्री का कॉर्पोरेट टैक्स पे करते हो। उसके बाद आफ्टर टैक्स कैश फ्लो टू सब्सिडरी हो जाता है, देन उसमें हम रिटेन्ड अर्निंग निकालते हैं सब्सिडरी कंपनी का। देन कैश फ्लो रेमिटेड बाय सब्सिडरी, जहाँ पे विथ होल्डिंग टैक्स पेड टू होस्ट गवर्नमेंट, जो भी विथ होल्डिंग होगा वो हम पे करते हैं। एंड आफ्टर टैक्स कैश फ्लो रेमिटेड बाय सब्सिडी, कन्वर्जन ऑफ फंड्स टू पेरेंट करेंसी, जो भी पेरेंट करेंसी रहेगा उसमें हम कन्वर्ट करेंगे और कैश फ्लो टू पेरेंट कंपनी। इस तरीके से हम रेमिट करेंगे सब्सिडरी कंपनी की जो भी अर्निंग्स है पेरेंट कंपनी को। अब a parent perspective is appropriate when evaluating a project, since any project that can create a positive net present value for the parent should enhance the firm's value. However, one exception to this rule occurs when the foreign subsidiary is not wholly owned by the
पैरेंट। अब पैरेंट पर्सपेक्टिव क्या है कि जो भी अप्रोप्रिएशन होगा वो इवैल्यूएट करना चाहिए हमें प्रोजेक्ट को, और प्रोजेक्ट जो क्रिएट करेगा एक पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू, पैरेंट कंपनी को इन्हांस करना पड़ेगा अपने फर्म्स के वैल्यूज़ को। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है, उनमें से एक एक्सेप्शन इस रूल में है कि जो भी फॉरेन सब्सिडरी होगा वो wholly owned by parent company नहीं होगा, ठीक है। सो वन एक्सेप्शन टू दिस रूल occurs when the foreign subsidiary is not wholly owned by the parent। अगर पेरेंट ने सब्सिडरी कंपनी को पूरा ओन्ड नहीं किया है तो हम ये पर्सपेक्टिव नहीं ले सकते, ठीक है। अगर आपको ये सब्सिडरी का जो पर्सपेक्टिव यहाँ पे लिखा है, पेरेंट कंपनी का जो पर्सपेक्टिव है, वो अगर आपको फुलफिल करना है तो सब्सिडरी कंपनी फुल्ली ओन्ड होनी चाहिए पेरेंट कंपनी से, बिकॉज जितने ज़्यादा शेयर्स होंगे उतने ज़्यादा वोटिंग राइट्स होंगे, डिसीजन मेकिंग के राइट्स होंगे। अब फॉलोइंग फोरकास्ट आर यूजुअली रिक्वायर्ड। अब नीचे जो फोरकास्ट दिए हैं वो कैपिटल बजट से रिलेटेड है, तो हमें पहले देखना है कोई भी प्रोजेक्ट में जब हम काम करते हैं तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है, कंज्यूमर डिमांड कितना है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, प्रोडक्ट प्राइस कितना है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वेरिएबल कॉस्ट कितना है, फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, प्रोजेक्ट की लाइफ टाइम क्या है, लिक्विडेशन कितनी है, उसका क्या वैल्यू है, ये सारी चीज़ें हमें फोरकास्ट करनी पड़ती है। अब फॉलोइंग आर फोरकास्ट आर यूजुअली रिक्वायर्ड, ठीक है। वो है कंटिन्यूएशन, पिछले जो लिक्विडेशन तक पड़ा था उसके आगे कंटिन्यूएशन है, रिस्ट्रिक्शंस ऑन फंड ट्रांसफर, टैक्स पेमेंट्स, क्रेडिट, एक्सचेंज रेट्स, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न्स। सो मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग। अब कैपिटल बजटिंग जो है नेसेसरी है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए जो डिजर्व करता है कंसिडरेशंस के लिए, ठीक है। एक कॉमन मेथड है परफॉर्मिंग द एनालिसिस इन्वॉल्व्स एस्टिमेटिंग द कैश फ्लो एंड सैलवेज, दैट इज लिक्विडेशन वैल्यू टू बी रिसीव्ड बाय द पेरेंट एंड देन कंप्यूटिंग द नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी। सो एक कॉमन मेथड के थ्रू हम इस एनालिसिस को परफॉर्म करेंगे, एस्टिमेट करेंगे कैश फ्लो कितना होगा, लिक्विडेशंस कितना होगा और पेरेंट कंपनी कितना पैसा रिसीव करेगी, एंड देन वो नेट प्रेजेंट वैल्यू को कंप्यूट करेंगे जो प्रोजेक्ट में हमें लगेगा। सो एनपीवी का ये कैलकुलेशन है, इनिशियल आउटले समेशन एन अपॉन टी इज इक्वल टू 0, कैश फ्लो इन पीरियड टी अपॉन 1 प्लस के होल्स टी प्लस सैलवेज वैल्यू अपॉन 1 प्लस के होल एन। सो के का मतलब है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द प्रोजेक्ट्स, एन का मतलब है प्रोजेक्ट लाइफ टाइम इन टर्म्स ऑफ पीरियड्स, एंड अगर एन पी वी ग्रेटर देन 0 है तो प्रोजेक्ट हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, बिकॉज नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो हमेशा ही ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। अगर नेगेटिव होता है तो हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए या फिर करना ही नहीं चाहिए हमें इन्वेस्टमेंट। Example है कुछ Spartan Incorporation is considering the development of a subsidiary in Singapore that will manufacture and sell tennis rackets locally। तो एक स्पार्टन कंपनी है, वो सब्सिडरी कंपनी चालू करने की सोच रही है जहाँ पे टेनिस रैकेट जो है हम सेल करेंगे लोकली। अब यहाँ पे डिमांड है, प्राइस पर यूनिट है, टोटल रेवेन्यू, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, टोटल रेवेन्यू कॉस्ट है, एनुअल लीज एक्सपेंस है, अदर एक्सपेंडिचर्स है, अदर फिक्स एक्सपेंडिचर्स है, और नॉन कैश एक्सपेंसेस है जिसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, टोटल एक्सपेंसेस है, बिफोर टैक्स अर्निंग सब्सिडरीज, होस्ट गवर्नमेंट टैक्स है, आफ्टर टैक्स अर्निंग है, नेट कैश फ्लो है। तो हमें ये जो कैपिटल बजटिंग एनालिसिस है ये पूरा करना है, और हर साल हमें कितना कैश फ्लो मिलेगा सब्सिडरी को वो हमें चेक करना है, और सब्सिडरी को जब मिलेगा तो उसके बाद हम पेरेंट कंपनी को कितना मिलेगा वो भी कैलकुलेशन हमें यहाँ पे करना है, ठीक है। सो कैपिटल बजटिंग एनालाइज करना है हमें यहाँ इस तरीके से, इस टेबल को मद्देनज़र रखते हुए हम अपना कैपिटल एनालिसिस कर सकते हैं। सो डिमांड, प्राइस पर यूनिट, टोटल रेवेन्यू, वेरिएबल कॉस्ट, जो भी पहले हमने टेबल देखा था टैबुलर फॉर्म में अच्छे से, उसी हिसाब से ये कैलकुलेशंस बने हैं। अब फैक्टर्स जो है वो कंसिडर करना है मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग में। सबसे पहले एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन। Since it is difficult to accurately forecast exchange rates, different scenarios can be considered together with their probabilities of occurrence। So जो भी probability of occurrence है उसके हिसाब से हम अलग अलग सिनेरियोज को कंसिडर कर सकते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंसेस जो है रेट सिनेरियोज के वो हम देख सकते हैं। ईयर 1 में जो एक्सचेंज रेट है $54 था,
ईयर 2 में $57, ईयर 3 में $61 एंड ईयर 4 में $65। तो ये एक्सचेंज रेट जो है कहीं ना कहीं हमें ग्रोइंग दिख रहा है। और एक और वीक सिनेरियो है, स्ट्रॉन्ग सिनेरियो और वीक सिनेरियो दोनों दिखा रहा है। वीक सिनेरियो में एक्सचेंज रेट जो है 47 है, 55 है, 40 है, 37 है। सो फ्लक्चुएटिंग है, डिक्रीजिंग है। इस तरीके से हमें कहीं ना कहीं एक सेंसिटिविटी जो है प्रोजेक्ट का वो डिफरेंट एक्सचेंज रेट के सिनेरियो से हम बता सकते हैं। ठीक है। अब इन्फ्लेशन इज ऑल्सो वन थिंग। ठीक है, ये भी एक फैक्टर है जो प्राइस या कॉस्ट फोरकास्टिंग जो इम्प्लिसिटली हम कंसिडर करते हैं। इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन जो बहुत ही वोलाटाइल है, ईयर टू ईयर हर कंट्री का कुछ ना कुछ इन्फ्लेशन रेट रहता है। इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई। So, however, when foreign projects are partially financed by foreign subsidiaries, a more accurate approach is to be separate the subsidiary investment and explicitly consider foreign loan payments as cash outflow। तो हमें जब भी फाइनेंसिंग के बारे में बात करते हैं तो हमें फॉरेन लोन आउट पेमेंट्स के बारे में बात करना है, कैश आउटफ्लो के बारे में सोचना है, और फाइनेंसिंग का जो फैक्टर है वो भी हमें ध्यान देना है। नेक्स्ट इज ब्लॉक फंड। Some countries require that the earning generated by the subsidiary be invested locally for at least a certain period of time before they can be remitted to the parent। but why? ठीक है, तो जो भी कंट्रीज इस अर्निंग में काम करती है सब्सिडरीज में, वो री इन्वेस्टेड रहे लोकली एटलीस्ट एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक। क्योंकि जो भी रेमिटेंट होता है वो एक पर्टिकुलर टाइम में, एक पर्टिकुलर डे में होता है, तब तक के लिए आप उस तब तक के लिए आप उसके वैल्यूज़ का, उसके पैसे का इस्तेमाल करके आप अपने फंड को ब्लॉक कर सकते हो ताकि वो वेस्ट ना हो। तो इस टेबल के थ्रू आप अपने फंड्स का इस्तेमाल कर सकते हो। अब अलग दूसरे फैक्टर्स है, एक तो अनसर्टेन सैल्वेज वैल्यू है और दूसरा इम्पैक्ट ऑफ प्रोजेक्ट ऑन प्रिवेलिंग कैश फ्लो है। सो सैल्वेज वैल्यू जो है टिपिकली वो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट देता है प्रोजेक्ट्स में, प्रोजेक्ट्स के एनपीवी में, और एमएनसीज जो है वो कंप्यूट करना चाहेगी ये जो ब्रेक इवन सैल्वेज वैल्यू है वो कितना है। और जो इम्पैक्ट है प्रोजेक्ट के लिए प्रिवेलिंग कैश फ्लो के लिए, तो न्यू इन्वेस्टमेंट जो भी कम्पीट करेगा एग्जिस्टिंग बिजनेस में वो हमारे कस्टमर्स के लिए एप्लीकेबल होंगे। होस्ट गवर्नमेंट इंसेंटिव्स एंड रियल ऑप्शंस। तो होस्ट गवर्नमेंट इंसेंटिव्स को भी हमें इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा हमारे एनालिसिस में, और जो प्रोजेक्ट्स कंटेन करते हैं रियल ऑप्शंस में वो एडिशनल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हमें देते हैं। और जो वैल्यू है इन जैसे रियल ऑप्शंस डिपेंड करता है प्रोबेबिलिटीज़ में जो एक्सरसाइज करेंगे हमारे ऑप्शंस एंड एनपीवी के जो रिजल्ट आएंगे उन पर रिजल्टिंग देंगे। देन एडजस्टिंग प्रोजेक्ट असेसमेंट फॉर रिस्क। जब एमएनसी जो है अनश्योर रहता है कि एस्टिमेटेड कैश फ्लो जो प्रपोज प्रोजेक्ट में है उसको इनकॉर्पोरेट करना है और उसके लिए कुछ एडजस्टमेंट करने हैं हमारे रिस्क के लिए। ठीक है। और एक और मेथड है कि रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट करके हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे जब ग्रेटर अनसर्टेनिटी होती है तो लार्जर डिस्काउंट रेट हमें वहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है कैश फ्लो में। और एमएनसीज जो है वो सेंसिटिविटी एनालिसिस और सिमुलेशन एनालिसिस कर सकती का इस्तेमाल कर सकती है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स के थ्रू, और इसका जो वैल्यूज़ है वो एडजस्ट कर सकती है। सेंसिटिविटी एनालिसिस इन्वॉल्व करता है कंसिडरिंग अल्टरनेटिव एस्टिमेट्स, जहाँ पे इनपुट वेरिएबल्स है। सिमुलेशन इन्वॉल्व करता है एनालिसिस को हम हर बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इनपुट वैल्यूज़ जो है रैंडमली ड्रॉ करना है, और उनके जो प्रोबेबिलिटीज़ है वो प्रोबेबिलिटीज़ रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज़ डिस्ट्रीब्यूशंस में हम अप्लाई करते हैं। तो ये था आपके लिए इंटरनेशनल और मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग। पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।